नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मयंक गौतम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने हिंदी वाले गुरुजी चैनल में। आज का जो वीडियो है वो है अव्ययी भाव समास को लेकर। पिछले वीडियो में हम समास क्या होता है, समास के प्रकार कितने होते हैं और सबसे ज़रूरी चीज़ मैंने वहाँ बताई थी कि समास संबंधी कुछ विशेष बातें, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जो आप लोगों को जानना अति आवश्यक होता है। अगर उनको आप जानना चाहते हैं तो मेरे पिछले वीडियो को आप जरूर देख सकते हैं। थोड़ा सा पूर्वावलोकन कर लेते हैं इसके प्रकारों को लेकर। समास की बात करी जाए तो समास होता है दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना देने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। और इस तरीके से जब एक शब्द बनकर आता है तो वो शब्द समस्त पद कहलाता है। और समस्त पद में दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनता है, बाकी के शब्दों को हम हटा देते हैं। तो जो दो शब्दों से मिलकर बनता है उस पहले वाले शब्द को पूर्व पद और बाद वाले शब्द को उत्तर पद कहा जाता है। तो इतना हम अच्छी तरीके से पढ़ चुके थे। प्रकार की बात कर लेते हैं। देखिए, हमने समास पढ़े थे प्रधान पद के आधार पर। प्रधान पद के आधार पर समास थे चार प्रकार के। कौन कौन से थे? पहला था आपका अव्ययी भाव, ठीक है, जिसका होता है पूर्व पद प्रधान, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था तत्पुरुष, ठीक है, इसका होता है उत्तर पद प्रधान। तत्पुरुष के ही भेद होते हैं कर्मधारय और द्विगु, ठीक है। अब ये इसी के भेद हैं तो कौन सा पद प्रधान होगा? उत्तर पद प्रधान होगा, ठीक है। इसके बाद तीसरा था आपका द्वंद्व समास। इसमें होते हैं दोनों पद प्रधान, ठीक है। और चौथा है आपका बहुव्रीहि, ठीक है। इसका अन्य पद प्रधान होता है, अर्थात समस्त पद का कोई भी पद प्रधान ना होकर अन्य पद प्रधान हो जाता है। तो ये तो थे प्रधान पद के आधार पर समासों के प्रकार चार। अब अगर आपसे वो पूछ ले कि समास होते कितने प्रकार के हैं, या कहा जाए प्रधान पद के आधार पर पूछ रहा है तो चार है। और अगर आपसे पूछ ले सामान्यतः समास कितने प्रकार के होते हैं, तो इन कर्मधारय और द्विगु को भी जोड़ लेते हैं तो 5 और 1 ये 6 हो जाते हैं। इनको अलग कर लिया जाता है क्योंकि रचना के आधार पर ये इन सभी समासों से अलग रूप रखते हैं, रचना के आधार पर, इसलिए इनको अलग समास भी माना जाता है। तो कहा जाए तो समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। लेकिन अगर प्रधान पद के आधार पर पूछ ले तो 4 प्रकार के समास होते हैं। तो ये तो था पिछले वीडियो से संबंधित, ठीक है। अब हम बात करेंगे अव्ययी भाव समास की। देखिए, अव्ययी भाव समास को जानने से पहले ये जान लीजिए कि बना क्या है। ये शब्द है क्या है? अव्यय। अव्यय से मिलकर बना है अव्यय। अगर इस अव्यय की बात करी जाए तो व्यय से पहले आप देख पा रहे होंगे कि आ उपसर्ग दिया है। व्यय का अर्थ होता है खर्च और आ का अर्थ होता है नहीं, अर्थात ऐसे शब्द जिनको हम खर्च नहीं कर सकते। कैसे खर्च नहीं कर सकते? जैसे मैंने एक शब्द लिखा तेज, ठीक है, मैंने एक लिखा लड़का और मैंने एक लिखा जाना, ठीक है। अब मुझे यह बताइए कि इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जिसका आप लिंग वचन बदल सकते हैं? जो अव्यय शब्द होते हैं इन्हीं को अविकारी भी कहा जाता है। अविकारी, ठीक है। अविकारी अर्थात जिनमें लिंग वचन काल के आधार पर कोई विकार उत्पन्न नहीं किया जा सकता, वही क्या कहलाते हैं? अविकारी कहलाते हैं। जैसे यहां देख लीजिए, अब लड़का शब्द का लिंग परिवर्तन करेंगे तो लड़की हो जाएगा। इसी तरीके से जाना क्रिया को हम पहले काल के आधार पर बांधेंगे तो जैसे जाता है, अब जाता है में आप स्त्रीलिंग बनाओगे तो क्या बन जाएगा? जाती है। तो इनका रूप बदल रहा है, क्या इसका रूप बदलेगा? नहीं बदलेगा। देख लीजिए, लड़का तेज जाता है, लड़की तेज जाती है, लड़के तेज जाते हैं, लड़कियां तेज जाती हैं। तो यहां पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये शब्द अपना रूप परिवर्तन नहीं कर रहा है, तो इसी को हम क्या कहेंगे? अव्यय कहेंगे, ठीक है। तो अव्यय शब्द का अर्थ क्या होता है? कि वे शब्द जिनका लिंग वचन काल के आधार पर अपना रूप परिवर्तन नहीं होता। अब यहां तक तो आप समझ गए, लेकिन इस अव्ययी भाव का क्या अर्थ है वो समझते हैं। देखिए, अव्ययी का अर्थ है अव्यय हो जाना,
ठीक है, किसका अर्थ है? अव्यय का अर्थ है अव्यय हो जाना। ठीक है, अव्यय का अर्थ अव्यय हो जाना, अर्थात समास के बाद या समास उपरांत जब समस्त पद अव्यय का भाव प्रदान करने लगे तो उसी को क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसको समझते हैं एक उदाहरण के द्वारा। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि शब्द जो होता है जब अव्ययी क्या बोलते हैं उसे, क्रिया विशेषण अव्यय का भाव प्रदान करने लग जाता है तभी वो क्या कहलाता है? अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे मैंने एक शब्द लिखा पेट, ठीक है, और एक इधर लिखा मैंने दिन। ठीक है, अब देखो पेट, पेट माने क्या होता है? आप जानते हैं पेट संज्ञा है शब्द, और पेट हम जब खाना खाते हैं तो हमारे पेट में पहुंचता है, वो गल जाता है। ठीक है, और फिर जो भी है, तो पेट समझ रहे हो? पेट का अर्थ जैसे एक वाक्य में आपने लिखा कि मेरे पेट में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, तो कहां दर्द है? पेट में दर्द है, तो ये संज्ञा के रूप में प्रयोग हो रहा है। ठीक है, अब क्या बता सकते हो कि पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है? हाँ जी, ये पुल्लिंग है पेट। पेट भर गया, ठीक है, पेट भर गई नहीं, पेट भर गया। उसी तरीके से सभी के पेटों में दर्द होने लगा तो हम इसका क्या करा पा रहे हैं? बहुवचन बना पा रहे हैं, लेकिन हमने इसके आगे लगा दिया एक भर शब्द। क्या लगा दिया? भर। तो मैंने क्या बताया था कि अव्ययी भाव का अर्थ है कि समास हो जाने के बाद समस्त पद यदि अव्यय की तरह कार्य करने लगे तो वही क्या है? अव्ययी भाव समास है। अब ये जो भरपेट शब्द है, अब ये आपका अव्यय हो गया। अब यहां पर आप इसको भरपेटो नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या? भरपेटो खाना खाया, भरपेटो नहीं हो सकता, भरपेट ही खाना खा सकते हो। तो अब ये क्या हो गया? अव्यय हो गया। और अब एक चीज और समझिएगा, अब इसका वाक्य में प्रयोग करोगे तो यहां पेट का अर्थ ही नहीं आएगा। कैसे? देखो, मैंने परीक्षा खत्म होने के बाद भरपेट फिल्में देखी। अब फिल्में देखने से क्या आपके पेट में कुछ गया? नहीं गया, तो पेट का अर्थ नहीं आ रहा है। यहां पर ये जो भरपेट है संयुक्त रूप से खूब का अर्थ प्रदान कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से यहां आ जाओ। दिन का अर्थ क्या होता है? दिन। और रात का अर्थ होता है रात। मैं दिन में पढ़ता हूं तो इसका मतलब मैं रात में नहीं पढ़ता। ठीक है, तो दिन में पढ़ता हूं का मतलब दिन में पढ़ता हूं, रात में नहीं पढ़ता। यहां रात का भाव नहीं आ रहा। ठीक है, और मैं कई दिनों से नहीं पढ़ा, तो दिन का हमने बहुवचन बना दिया। अब यहां पर हमने क्या लगा दिया? प्रतिदिन। अब आप ये भी कह सकते हो कि मैं प्रतिदिन पढ़ता हूं, वह प्रतिदिन पढ़ती है, तो क्या प्रतिदिन हो सकता है? नहीं हो सकता। और अब सीधी सी बात है कि प्रतिदिन में दिन का अर्थ आना भी बंद हो गया। कैसे? मैं प्रतिदिन रात को पढ़ता हूं, हो सकता है ना। अब प्रतिदिन में दिन का अर्थ अगर आ रहा होता तो फिर रात नहीं आता यहां पर। तो बात आपकी समझ में आ गई भाई, भाव का अर्थ क्या होता है। अब हम इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं। हाँ जी, यहां तक बात समझ में आई होगी आपको। परिभाषा की अगर बात करी जाए तो अव्ययी भाव की परिभाषा व्याकरणाचार्य हैं कामता प्रसाद गुरुजी, उनके अनुसार देने की कोशिश करूंगा। अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान होता है, या कहा जाए कि जिस समास का पहला पद प्रधान हो और समस्त पद के साथ मिलकर उसको भी अव्यय कर दे, वही अव्ययी भाव समास होता है। कहने का तात्पर्य है कि इस समास का पूर्व पद प्रधान होता है जो समस्त पद को भी क्या बना देता है? अव्यय। और अव्यय भी ये कौन सा बनाएगा? क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, कौन सा? क्रिया विशेषण अव्यय। बात क्लियर हो रही है? क्रिया विशेषण अव्यय। तो एक बार में एक चीज समझ लीजिए कि अव्ययी भाव समास का जो समस्त पद होता है, अगर वो क्रिया विशेषण अव्यय की तरह कार्य कर पा रहा है तो वो अव्ययी भाव समास है, अन्यथा नहीं। अब कई किताबों में आपने पढ़ा है कि अव्ययी भाव समास का पूर्व पद अव्यय होता है, पूर्व पद उपसर्ग होता है, वहीं अव्ययी भाव समास होता है, पूर्व पद क्या होता है? अव्यय होता है। तो ऐसे समझ लीजिए कि कभी कभी क्या होता है, हाँ जी देखिए, ऐसा नहीं होता कि हर बार पूर्व पद अव्ययी हो। असल में एक बात आप गौर करके समझ लीजिए कि अव्ययी भाव समास का एक पद का मतलब मैं पहला पद की बात नहीं कर रहा हूं, एक पद तो अव्यय होगा और दूसरा पद अधिकतर संज्ञा होती है। ठीक है, अब अव्ययों में ही उपसर्ग सम्मिलित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी उपसर्ग होते हैं वो सभी अव्यय होते हैं। तो बात समझ में आई कि इस समास में एक पद तो अव्यय होता है और एक पद अधिकतर संज्ञा होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि
पहले पद में अव्यय आ जाता है, कभी कभी दूसरे पद में अव्यय आ जाता है, और कभी कभी बिना अव्यय के ही अव्ययी भाव समास हो जाता है। उदाहरण देखते हैं, उसके जरिए देखेंगे। देखो, जैसे यथाशक्ति, ठीक है, यहां देखो अव्यय पहले आया है और शक्ति क्या है, भाववाचक संज्ञा है, और संज्ञा कहां आई है, बाद में आई है। एक और देख लेते हैं, दिन भर। अब यहां पर देखिए, दिन अर्थात संज्ञा पहले आया है और अव्यय बाद में आया है। और देख लेते हैं, रातों रात। देखिए, रातों रात मत कर देना, रातों रात नहीं होता है, रातों रात होता है, ठीक है। रात का हम बहुवचन नहीं बना रहे हैं या आवृत्ति कर रहे हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि समस्त पद में कभी तो अव्यय पहले आ सकता है, कभी अव्यय बाद में आ सकता है, और कभी बिना अव्यय आए ही अव्ययी भाव समास हो जाता है। यानी कि तीनों में जो मुख्य बात है, जो कॉमन बात है, वो क्या है, वो समझिएगा। वह यथाशक्ति पढ़ता है, वह दिन भर पढ़ता है, वह रातों रात अमीर हो गया। अगर इन तीनों का मैं वाक्य प्रयोग करूं तो ये तीनों के तीनों ही क्रिया विशेषण अव्यय की तरह कार्य कर रहे हैं। तो इस समास का मूल भाव क्या है? इस समास का मूल भाव है कि चाहे वाक्य में या कहा जाए समस्त पद में अव्यय या उपसर्ग पहले आए, अव्यय चाहे बाद में आए, चाहे अव्यय आए या नहीं आए, अगर समास या कहा जाए समस्त पद अव्यय की तरह कार्य कर रहा है, वो भी क्रिया विशेषण अव्यय की तरह, तो वो अव्ययी भाव समास होगा। यही इस समास का मूल आधार है, और कहा जाए इसी को अपरिवर्तनशीलता कहते हैं। अपरिवर्तनशीलता मतलब यदि समस्त पद रूप ना बदले, ठीक है, इसी को बोलते हैं अपरिवर्तनशीलता। ये अव्ययी भाव समास का मुख्य भाव है, इसे आपको देखना है। बात समझ में आ गई? अब देखिए, बहुत से लोग क्या कहते हैं कि देखो, जहां उपसर्ग आ जाए, जहां पर उपसर्ग आ जाए वहीं आंखें बंद करो और क्या लगा दो, अव्ययी भाव समास लगा दो। तो मैं इसीलिए तो कहता हूं भाइयों, ट्रिक के चक्कर में मत पड़ो। देखिए, समास में होता क्या है, समास में आप लोग ये चाहते हैं कि आपको ट्रिकों से पढ़ने को मिल जाए, ठीक है, ट्रिक के आधार पर समास आप पढ़ना चाहते हैं कि ट्रिक से कोई पढ़ा दे या शॉर्ट में एक ही वीडियो में सभी समास समाप्त हो जाएं। तो समास हिंदी व्याकरण का कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको आप ट्रिक के माध्यम से अच्छी तरीके से समझ सकें। मैं क्लियर बता रहा हूं कि जो ट्रिक के माध्यम से आपको पढ़ाते हैं बहुत सारे लोग, उनको खुद नहीं पता समास अच्छी तरीके से। किसी दिन परीक्षा में अगर समास उसने थोड़ा सा घुमाकर पूछ लिया तो आपका नुकसान हो जाएगा। अगर आपको समास अच्छी तरीके से समझना है तो इसको विस्तार से आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। क्यों पढ़ना पड़ेगा वो समझिए कि कुछ लोगों ने बना रखे हैं अपने अपने नियम। क्या बना रखे हैं कि जहां पहला पद उपसर्ग हो वहां अव्ययी भाव समास, जहां कारक विभक्ति का लोप हो जाए वहां तत्पुरुष समास, जहां पर बीच में योजक आ जाए वहां द्वंद्व समास, जहां पहले संख्या आ जाए वहां द्विगु समास, जहां विशेषण और संज्ञा आ जाए वहां कर्मधार समास, जब तीसरा अर्थ निकल के आए वहां पर बहुब्रीहि समास। तो ये लोगों ने ट्रिक बना रखी है, ट्रिक नहीं है। इनके माध्यम से कभी कभी आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। मैं कुछ उदाहरण लिख रहा हूं, आप बताना उपसर्ग के माध्यम से अगर आप इनको अव्ययी भाव समास लगाया है तो क्या होगा। जैसे देखते हैं, देखिए, सज्जन, ठीक है, कुपुत्र, बदनाम, ठीक है, और खुशबू, और देखते हैं सुकुमार, ठीक है। अब मुझे इतने में ही, चलो एक और लिख लो, अज्ञान, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि इनमें से आपको कितने लग रहे हैं अव्ययी भाव समास। देखो, यहां सत उपसर्ग आ रहा है, यहाँ कु उपसर्ग आ रहा है, यहाँ बद उपसर्ग आ रहा है, यहाँ खुश उपसर्ग आ रहा है, यहाँ सु उपसर्ग है और यहाँ अ उपसर्ग है। तो लगाया ना भाई अव्ययी भाव समास। अगर आपका सही हो जाए तो मुझे बता देना। ये जितने भी है ना जिनमें उपसर्ग आ रहे हैं तो ये अव्ययी भाव समास नहीं है। ये है आपके कर्मधार समास के उदाहरण, ठीक है। कौन से हैं? कर्मधार समास के उदाहरण। और ये जो है आपका, ये नन तत्पुरुष है, ठीक है, ठीक है, नए,
ये है नए तत्पुरुष, या इसको नन तत्पुरुष भी कहते हैं। ठीक है, ये नन तत्पुरुष का और बाकी के जो हैं आपके कर्मधारय के उदाहरण हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि होता क्या है कि हम गड़बड़ कराते हैं कि उपसर्ग आ गया तो हमेशा हो जाएगा। चलो मैं कुछ उपसर्ग आपको बता देता हूं। अब इन उपसर्गों की अगर बात करी जाए तो अव्ययी भाव क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो उपसर्ग हैं ये विशेषता बताने वाले उपसर्ग हैं, विशेषता बताने वाले। देखो कुमार कैसा है, सु, सु मतलब अच्छा है। ज्ञान कैसा है, नहीं है, तो ये नए तत्पुरुष हो गया। बू अर्थात गंध कैसी है, खुश है अर्थात अच्छी है। नाम कैसा है, बद है अर्थात बुरा है। पुत्र कैसा है, कु अर्थात दुष्ट बालक है। और जन अर्थात लोग कैसे हैं, सत जन है, सत मतलब अच्छे लोग हैं। तो ऐसे समझ में आ रहा है आपके। अब मैं कुछ इनके उपसर्ग लिख देता हूं। देखो जैसे कि कु, सु, दुर, दुस, सत, बद, बद और खुश, और कभी कभी कु और सु का और सा भी आ जाता है। ठीक है, कपूत, सपूत। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपको कर्मधारय बताएंगे। जब भी ये उपसर्ग आएंगे तो आपका हमेशा क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। ठीक है, यहां तक बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि अव्ययी भाव समास के विग्रह की। देखिए सबसे ज्यादा कठिनाई आती है अव्ययभावी समास के विग्रह में, और खास तौर पर तब समस्या आती है कि जब विग्रह करना होता है आपका ऐसे शब्दों का जो संस्कृत भाषा से आए हैं। तो याद रखिएगा कि अव्ययी भाव समास का हिंदी अनुवाद करना ही इसका विग्रह कहलाता है। जैसे मैं कुछ शब्द लिख लेता हूं, जैसे देखो एक मैंने लिखा यावत जीवन। ठीक है, मैंने लिखा यथाशक्ति। ठीक है, इसी तरीके से लिख दिया मैंने प्रत्येक। अब मुझे ये बताइए कि अब इनका विग्रह क्या होगा, तो समस्या आएगी। अब समस्या आएगी तो इसका हिंदी अनुवाद कर दो, इसका विग्रह हो जाएगा। और सबसे ज्यादा समस्या संस्कृत में ही आती है, हिंदी में इतना नहीं आता। ठीक है, जैसे यावत जीवन, यावत का अर्थ होता है तक, तो जीवन रहने तक, क्या हो गया, जीवन रहने तक। ठीक है, यह संपूर्ण जीवन भी कह सकते हो। यथाशक्ति, यथा का अर्थ होता है अनुसार, तो क्या हो जाएगा, शक्ति के अनुसार। ठीक है, और प्रत्येक को आप एक एक भी लिख सकते हो और हर एक भी लिख सकते हो। ठीक है, बात क्लियर हो गई। ये है इनका विग्रह। यहां तक बात आपको समझ में आ गई। तो समास विग्रह के लिए में क्या करना पड़ता है, अव्ययी भाव समास का हिंदी अनुवाद कर दो और आपका वो क्या हो जाएगा, समास विग्रह हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि अव्ययी भाव समास में हमने अभी थोड़ी सी चर्चा मैंने आपकी आधी छोड़ दी थी कि कभी उपसर्ग पहले आ जाता है, कभी अव्यय बाद में आ जाता है, कभी अव्यय आता ही नहीं है। तो इसीलिए कहा जाए तो अव्ययी भाव समास 3 रूपों में देखने को मिलता है, या अव्ययी समास 3 रूपों में बनता है। तो कौन कौन से रूप हैं वो देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला रूप है उपसर्ग या अव्यय पद पूर्व। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था कि अव्यय अगर पूर्व में आएगा तो संज्ञा पीछे चली जाएगी। तो अगर उपसर्ग अव्यय पद पूर्व की अगर बात करी जाए तो जिस समस्त पद का पूर्व पद कोई अव्यय हो या उपसर्ग हो, मैंने बताया था कि प्रत्येक उपसर्ग तो अव्यय है लेकिन प्रत्येक अव्यय उपसर्ग नहीं होता। ऐसे समझिएगा, देखो जैसे तेज है, ये अव्यय तो है लेकिन उपसर्ग नहीं है। लेकिन अगर प्रति की बात करी जाए तो ये अव्यय भी है और उपसर्ग भी है। तो बात क्लियर हो गई। तो प्रत्येक अव्यय उपसर्ग नहीं होता लेकिन प्रत्येक उपसर्ग अव्यय होता है। तो पहली इसमें क्या बात ही निकल के आई कि उपसर्ग अव्यय पद पूर्व। इसके कुछ, हाँ जी, इसके कुछ मैं वो दे देता हूं आपको, क्या नाम है उसका, जो अधिकतर उपसर्ग पूछे जाते हैं। इसके कुछ उपसर्गों को मैं लिख देता हूं। ये उपसर्ग अगर आपको दिखाई दे तो आपका अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, जैसे इसके उपसर्ग मैं यहां लिख देता हूं। पहला यथा, यावत, प्रति, आ, यावत, प्रति, आ, बी, अनु, बी, अनु,
बे, ब, हर, भर आदि। देखो ये उपसर्ग अगर आपके आ जाए तो समझ लीजिएगा कि आपका क्या है, अव्ययीभाव समास है। अब इनके एक एक हम उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है। उदाहरण देखिएगा, जैसे मैं एक एक शब्द लिखता चलता हूं, यथा शक्ति, ठीक है, यावत, और यावत जीवन जैसे ही होगा तो यावत जीवन हो जाता है संधि की वजह से, ठीक है, ता का जा में रूप परिवर्तन, ठीक है। इसी तरीके से प्रतिशत, प्रतिशत, आमरण, आमरण के साथ एक और लिख दूंगा, आ जन्म, ठीक है। इसी तरीके से वी, वी से है क्या नाम है उसका, व्यर्थ, अनु, क्या नाम है, अनु से अनुदान, अनुदान, बे, बेहया, ठीक है। ब से क्या बनता है, बखूबी, बेहया रहने दो, अच्छा नहीं लग रहा, बेचैनी ले लो, ठीक है। बखूबी, हर, हर रोज, ठीक है। भर, भरपेट, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि अगर बात करी जाए एक उपसर्ग, चलो और देख लेते हैं, एक नी और ले लो, नी और निर और ले लेते हैं, ठीक है। नी, जैसे क्या नाम है, नियंत्रण, मेरे ख्याल से यहाँ तक आएगा नहीं, चलो यहाँ लिख देता हूँ, हाँ जी, नियंत्रण, ठीक है। और निर्दोष, ठीक है। वैसे मैं इनकी बात करूं तो ये जो है ये कमी आता है, ये ज्यादातर उपसर्ग आते हैं। अब इनका आप वो और देख लीजिए, इनका विग्रह क्या होगा, ठीक है। विग्रह समझते हैं, यथाशक्ति, तो यथाशक्ति का अर्थ है शक्ति के अनुसार, ठीक है। यावत जीवन का है जीवन भर लिख लो, या जीवन रहने तक, या संपूर्ण जीवन। प्रतिशत का है कि प्रत्येक 100, ठीक है। प्रतिशत का अर्थ है प्रत्येक 100, ठीक है। प्रतिदिन का अर्थ प्रत्येक दिन। आमरण का अर्थ है देखो मरने तक, और देखो आ उपसर्ग यहां इसका अर्थ बदल जाता है, ठीक है। तो जन्म रहने तक, ठीक है, जीवित रहने तक, जन्म नहीं, जीवित रहने तक, जीवित रहने तक। आजन्म का अर्थ है वह आजन्म भूखा रहेगा या आजन्म बैठा रहा। आमरण अर्थात मरने तक। व्यर्थ का अर्थ है बिना अर्थ का, ठीक है। अनुदान का अर्थ है दान के बाद दान, ठीक है। दान के बाद दान, दान के जैसा दान, कुछ लोग इसको दान के जैसा दान भी कहते हैं, ठीक है। बेचैनी, बे का मतलब होता है नहीं, तो चैन का मतलब चैन नहीं। बखूबी का अर्थ होता है खूबी सहित, ये उर्दू के उपसर्ग हैं। हर रोज, रोज का अर्थ होता है दिन, और हर का मतलब इसको प्रतिदिन भी कह सकते हो आप, ठीक है। भरपेट का अर्थ होता है पेट भर के। नियंत्रण का अर्थ है ठीक प्रकार से यंत्रण, ठीक है। निर्दोष का अर्थ है बिना दोष के, ठीक है। यहां तक बात आपकी अच्छी तरीके से समझ में आई। मैंने प्रत्येक उपसर्ग को आपको बता दिया है कि अगर उपसर्ग ये ना आएंगे तो ज्यादातर ये ही आएंगे आपके, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इसका दूसरा तरीका, ठीक है। मैं इनको उपसर्गों को यहाँ लिखे रहने देता हूं। ये जो उदाहरण है आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। मैंने एक एक उदाहरण लिखा दिया है, कराने को तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन चलिए दूसरा जो है प्रकार वो है आपका, ये तो पहला था उपसर्ग या अव्यय पद पूर्व, इसको उपसर्ग हटा दो तो अव्यय पद पूर्व लिख लो। दूसरा है नाम पद पूर्व, नाम पद पूर्व, ठीक है।
नामपद पूर्व। इसमें जो उपसर्ग होता है वो बाद में आता है नामपद पूर्व में, ठीक है, नामपद पूर्व। इसमें दूसरा पद क्या होता है, क्या नाम है उसका, अव्यय, ठीक है, बात आपकी समझ में आ रही है, नामपद पूर्व। अब इसके भी कुछ आपके अव्यय होते हैं जो पीछे आएंगे। अब उनको उपसर्ग तो नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि उपसर्ग शब्द से पहले आते हैं, बाद में नहीं आते। तो कुछ शब्द हैं, लिख लेते हैं, जैसे चलो इसी से लिखूं, देखो पूर्वक, ठीक है, अर्थ, पर्यंत, और क्या नाम है उसका, भर, और क्या है, अनुसार, ठीक है, मृत्यु पर्यंत, पूर्वक, अर्थ, पर्यंत, भर, अनुसार, और एक और है शायद वो परांत, ठीक है। ये ज्यादातर आते हैं। तो क्या होता है आपका अव्ययीभाव समास होता है। इनके एक एक उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर कहा जाए पूर्वक तो ध्यान पूर्वक, ठीक है। अर्थ आ जाए तो भावार्थ, ठीक है। पर्यंत, जीवन पर्यंत, भर, दिन भर, अनुसार, अनुसार की बात करी जाए तो देखो क्रमानुसार, परांत की बात करी जाए तो मृत्यु परांत, ठीक है, मृत्यु परांत। अब मृत्यु परांत उपरांत होता है वैसे तो, चलो मृत्यु परांत। अब अगर इनकी बात करी जाए तो यहां पर आप देख पा रहे हैं इसमें जो अव्यय है वो कहां आ रहा है, पीछे आ रहा है। देखो पूर्वक, अर्थ, पर्यंत, भर, अनुसार और परांत, इसमें अव्यय कहां आ रहा है, दूसरे नंबर पर आ रहा है। कहा जाए द्वितीय पद में आ रहा है या समस्त पद के दूसरे पद में आ रहा है। तो याद रखिएगा कि यहां पर भी क्या होता है, अव्ययीभाव समास। मैंने क्या बताया था, मूल आधार क्या होना चाहिए, अव्यय होना चाहिए मूलाधार। अब इनका हम विग्रह कर लेते हैं। ध्यान पूर्वक का मतलब है ध्यान से या ध्यान अनुसार। भावार्थ का अर्थ है क्या नाम है उसका, भाव के लिए, ठीक है। जीवन पर्यंत अर्थात जीवन भर। दिन भर का अर्थ तो भाई दिन भर ही है, ठीक है। क्रमानुसार क्या हो जाएगा, क्रम के अनुसार। और मृत्यु परांत का अर्थ है मृत्यु के बाद, उपरांत, ठीक है। मृत्यु उपरांत, विवाह उपरांत, क्रमानुसार, वर्गानुसार, सब इसी में आ जाएंगे। दिन भर, रात भर, ठीक है। जीवन पर्यंत, मृत्यु पर्यंत, विवाह पर्यंत, भावार्थ, ज्ञानार्थ, ठीक है, दर्शनार्थ। देखो ये बहुत आता है, ये कई बार आया है, ठीक है, दर्शनार्थ, ठीक है। दर्शनार्थ ये कई बार आया है, ठीक है। दर्शन के लिए, दर्शनार्थ अर्थात दर्शन के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गए इसके। अब तीसरा प्रकार और एक होता है अव्ययीभाव समास का, वो होता है जब दोनों ही पदों में अव्यय ना हो, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम, तीसरा है द्विरुक्त या पुनरुक्त मूलक। इसका एक प्रकार माना जाता है द्विरुक्त या पुनरुक्त मूलक अव्ययीभाव समास, ठीक है। द्विरुक्त या पुनरुक्त मूलक अव्ययीभाव समास, इसमें ना पूर्व पद अव्यय होता है ना ही उत्तर पद अव्यय होता है, लेकिन फिर भी अव्ययीभाव समास हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि मैंने क्या बताया था, मुख्य भाव क्या होना चाहिए, अव्यय का होना चाहिए। जैसे किसी भी शब्द का हम द्विरुक्त, द्वि का मतलब है दो और उक्ति का अर्थ है कथन। जब किसी उक्ति को या किसी कथन को डबल कर दिया जाता है अर्थात दोबारा से लिख दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है, द्विरुक्त हो जाता है। और पुनरुक्त शब्द बना है पुनः धन उक्ति से, पुनः अर्थात दोबारा, उक्ति अर्थात कथन। जब किसी कथन को दोबारा लिख दिया जाए तो दोनों का कहने का अर्थ यही है। यानी कि अगर किसी शब्द को डबल करके लिख दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, अव्ययीभाव समास हो जाता है। जैसे मैं इस पर कुछ उदाहरण लिख देता हूं। देखो रातों रात, मैंने बताया था रातों नहीं होगा, रातों रात होगा, ठीक है। इसी तरीके से हाथों हाथ, ठीक है, दिन दिन, ठीक है। इसी तरीके से साफ साफ, ठीक है।
इसी की तरीके से और लिख लेते हैं धीरे धीरे, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है इनके बीच में ही और आ जाता है, देखिए मन ही मन, बात समझ में आ रही है। और कभी कभी ऐसे समझिए कि देखो यहां पर संज्ञाओं की दुरुक्ति हो रही है, यहां पर विशेषण की हो रही है साफ साफ, यहां पर धीरे धीरे क्रिया विशेषण की दुरुक्ति हो रही है, और यहां पर मन अर्थात संज्ञा की दुरुक्ति हो रही है, मन ही मन, ठीक है। अब यहां पर इनका हम विग्रह देख लेते हैं। रातों रात का विग्रह होता है रात ही रात में, जैसे उसका मकान रातों रात बन गया तो रात ही रात में। इसी तरीके से दिनों दिन दिनों दिन दिनों दिन बढ़ता चला गया, अर्थात दिन के आगे दिन में वो बढ़ता चला गया। हाथ हाथों हाथ का मतलब है हाथ ही हाथ में, हाथ ही हाथ में, ठीक है। जैसे वह बाजार से हाथों हाथ सामान ले आता है, तो हाथों मतलब हाथ ही हाथ में सामान ले आता है। दिन दिन का अर्थ है प्रतिदिन, साफ साफ का अर्थ हो गया साफ साफ, ये तो सीधा हो जाएगा। धीरे धीरे का अर्थ भी धीरे धीरे ही है, और मन ही मन में का अर्थ भी मन ही मन है, ठीक है। तो आप मेरे हिसाब से अव्ययीभाव समास अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अगले वीडियो में हम तत्पुरुष समास को पढ़ेंगे। तब तक मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। नमस्कार।